हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी से चल रही होगी। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल चैप्टर से इंट्रोडक्शन उसका, व्हाट इज सेल, हिस्ट्री, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसकी जो पीडीएफ है उसको मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया है। आप वहाँ से पीडीएफ भी ले सकते हैं। अब आज हम बात करने वाले हैं कि सेल का साइज क्या है, शेप क्या है, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम देखने वाले हैं सेल शेप। सेल का शेप क्या होता है। तो जो सेल का सब डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स फाउंड, क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती हैं। और ये चीज बेस किस पर होती है कि कौन सी सेल की साइज क्या होगी, कैसे होगी। ऐसा नहीं है कि सारे ऑर्गेनिज्म में सेम टाइप की सेल पाई जा रही है, या फिर अगर सेम टाइप की पाई, एक बॉडी के अंदर भी अलग अलग, जैसे हमने बात की थी ऑर्गन सिस्टम की, तो ऑर्गन सिस्टम पे डिफरेंट टाइप के ऑर्गन सिस्टम की जो सेल्स होंगी वो भी अलग अलग टाइप की ही होंगी। ऐसा नहीं है कि ऑर्गन सिस्टम डिफरेंट है तो सेल सेल जो है सेम होगी। सेल भी डिफरेंट टाइप की होगी, वो उसके किस बेसिस पे डिफाइन करते हैं हम, कैसे जानेंगे। ये सब चीजें होती हैं फंक्शन एंड पोजीशन के बेस पर, कि वो क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, क्या उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ है। ये चीज क्या करती है, निर्धारित करती है कि सेल का शेप क्या होगा। जनरली सेल्स आर स्फेरिकल। मोस्टली क्या होता है, सेल स्फेरिकल्स होते हैं। जैसे ये देखिए, ये हो गया ओवम। ओवम मतलब एग, इसका शेप क्या है, स्फेरिकल है। ये देखो, ओवम का शेप क्या है, स्फेरिकल। मेरा स्फेरिकल थोड़ा खराब है, वो ओवल हो गया है, बट स्फेरिकल आप देख लीजिए। मे बी इलोंगेटेड, इलोंगेटेड हो सकती है, जैसे कि ये नर्व सेल है, नर्व सेल क्या है, इलोंगेटेड है। डिस्क्वाइडल हो सकती है, ये आरबीसी को देख रहे हैं आप, आरबीसी क्या है, डिस्क्वाइडल है। तो अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग, मतलब सेल जो वर्क करेगा, पोजीशन क्या है उसके अकॉर्डिंग उसका शेप भी अलग अलग ही है। और ये मसल सेल देख रहे हैं आप, स्पिंडल शेप की है। तो ऐसे है कि मेन चीज क्या आप ध्यान रखेंगे कि फंक्शन और पोजीशन के बेस पे सेल का जो शेप होता है वो डिफाइन करते हैं। और ये डायग्राम तो अच्छे से आप देख समझ में आ ही रहा होगा कि हाँ अलग अलग है। ये देखिए स्पर्म है, स्पर्म की साइज भी अलग ही है। बोन सेल्स है, सबकी साइज जो है अलग अलग, सॉरी शेप, सबका शेप अलग अलग है, साइज भी अलग ही होता है। साइज के बारे में हम आगे बढ़ने वाले हैं कि क्या साइज है, कैसे होती है। तो अब हम बात करते हैं कि सेल की साइज क्या है। और साइज ऑफ सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन इट्स पोजीशन एंड फंक्शन। क्या होता है कि सेल की साइज जो होती है वो भी वेरिएबल होती है। वो पोजीशन एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग वो ही वेरी कर रही होती है। जैसे कि सेव कर रहा था, वैसे ही ये भी अलग अलग वेरी कर रहा है। सम आर माइक्रोस्कोपिक वाइल सम आर विजिबल विथ नेकेड आई। जो सेल की साइज होती है ना, कुछ तो इतनी छोटी होंगी, ये आप उन्हें माइक्रोस्कोप से देखेंगे। जैसे कि आपने बॉटनी में प्रैक्टिकल के टाइम पे या जूलॉजी में सेल को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज किया होगा। अगर नहीं भी किया होगा तो आगे क्लासेस में आप देखेंगे कि हाँ इस तरह से होती हैं। कुछ सेल्स होती हैं जो हमें नेकेड आई से दिख जाती हैं, जैसे कि एग। एग जो होता है वो हमें दिख जाता है नेकेड आई से। ऑमलेट बनाने और खाते टाइम अपने एक जो यूज आप करते हो ना, वो सेल ही होता है। वो सेल ही होता है जिसको आप नेकेड आई से देख रहे हो। उसके लिए आपको कोई माइक्रोस्कोप को यूज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप चश्मा लगाओगे कोई स्पेसिफिक तो ही आपको एक दिखेगा, वो नेकेड आई से दिख जाता है। देयर साइज में बी वेरी फ्रॉम 0.2 माइक्रोन मीटर टू 80 सेंटीमीटर। साइज जो हो सकती है सेल की, इसके बीच में वेरी करेगी कि सेल यहाँ से यहाँ के बीच में हो सकता है। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ टिपिकल सेल इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है उसमें सेल की साइज कैसे हो सकती है और क्या हो सकती है। तो वो हो सकती है, रेंज करती है किसके बीच में, 2 टू 120 माइक्रोन के बीच में। देन अब हम देखते हैं कि सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है। सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है ना, वो ऑस्ट्रिच का एग होता है। आप लोगों ने हेन का एग देखा होगा, बर्ड का एग देखा होगा, कुछ ने स्नेक का एग भी देख लिया होगा। हाँ ऐसे होता है, बट आप कुछ ने मे भी कि देखा होगा जूस और पार्क वार्क घूमने गए होंगे तो आपने देखा होगा कि हाँ ऑस्ट्रिच का एग होता है, वो इतना साइज में बड़ा है। तो वर्ल्ड में जो मानेंगे सबसे लार्जेस्ट सेल वो होती है क्या, ऑस्ट्रिच की सेल। ऑस्ट्रिच की सेल जो होती है ना, मतलब एग,
एग जो होती है वो बहुत लार्ज साइज की होती है इन कंपैरिजन टू अदर। 15 सेंटीमीटर लंबाई होती है, 13 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है, वजन भी अच्छा खासा होता है 1.4 केजी। 1.4 केजी का मतलब एक बड़ा सा लार्ज साइज का बाहुबली साइज का ऑमलेट भी आप बना सकते हो। तो सबसे, अब बाहुबली साइज का ऑमलेट बनाना है तो भाई एक भी बड़ा चाहिए या बहुत सारे एक यूज करेंगे, तो हम बहुत सारे एक क्यों यूज करना है हमें, हम ऑस्ट्रिच का एग ले लेंगे। अरे इतने खुश मत हो, ऑस्ट्रिच का एग ऐसे नहीं मिल रहा है आपको मार्केट में कि ले जाओ भाई ऑमलेट बना के खा लो आप लोग। आप ढेर सारे hen के यूज कर लेना, ठीक है, बट आप याद कर सकते हो ऐसे कि हाँ ऑस्ट्रिच का एग जो होता है सबसे लार्जेस्ट होता है। अब हम बात करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट सेल। लार्जेस्ट की बात हुई, लार्जेस्ट में सबसे बड़ा। लॉन्गेस्ट की बात करते हैं कि लंबाई में सबसे बड़ी सेल कौन सी है, तो हम बात करते हैं नर्व सेल की। जो नर्व सेल होती है ना, वो लंबाई में सबसे बड़ी होती है अप टू 1 मीटर, 1 मीटर तक हो सकती है उसकी लंबाई। अब हम बात करते हैं सबसे स्मॉलेस्ट सेल। आप सोच रहे होंगे कि लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एक, लॉन्गेस्ट नर्व सेल का, स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है। स्मॉलेस्ट की बात करते हैं हम, तब देखते हैं माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा को हम मानते हैं कि, हम क्या साइंटिस्ट भी यही मानते हैं कि स्मॉलेस्ट सेल जो है वो पीपीएलओ, जिसको माइकोप्लाज्मा जो इसका एग्जांपल है वो होती है स्मॉलेस्ट। तो इस तीनों को आप अच्छे से ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। लार्जेस्ट ऑस्ट्रिच, लॉन्गेस्ट की बात करेंगे तो नर्व सेल्स, स्मॉलेस्ट की बात करेंगे देन माइकोप्लाज्मा। ओके, अब हम चलिए अब देखते हैं कि ऑस्ट्रिच यानी कि शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग का एग होता कैसे है। ये देखिए शुतुरमुर्ग, इसका जो इतने इतने सारे एग दिए हैं इसने, पर साइज देख रहे हैं आप इसकी, ये खुद में एक खुद ही एक बर्ड है, और बर्ड की साइज जब इतनी बड़ी है तो उसका एग भी बड़ा ही होगा। और ये देखिए सिंगल एग इतना बड़ा है, हैंड में ले रहे हो आप तो साइज देख रहे हो इसकी, इतनी बड़ी साइज है। तो ये बर्ड है बट ये उड़ नहीं पाता बिकॉज ये बहुत भारी है, देखने में आप देख रहे हैं खुद ही इतना भारी है, तो एक बड़ा ही है इसका, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, ये रहा शुतुरमुर्ग यानी कि ऑस्ट्रिच का एग। अब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सेल। सेल के कंपोनेंट क्या है। देयर इज एन occurrence of division of labor within a eukaryotic cell as they all got certain specific component called cell organelles। जैसे कि हमने बात की काम के अकॉर्डिंग कि वो काम क्या कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि कंपोनेंट्स भी अलग अलग होते हैं डिफरेंट टाइप के सेल में। यूकैरियोटिक सेल एज दे आर गॉट सर्टेन स्पेसिफिक कंपोनेंट। जो यूकैरियोटिक्स होते हैं उनमें कुछ स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं और क्या काम परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। तो ईच ऑफ देम परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन, और जितने भी ऑर्गेनेल्स हैं सब अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे। कुछ को पता भी होगा कुछ ऑर्गेनेल्स का नाम, अगर नहीं भी पता है तो आने वाले लेक्चर्स में सब पढ़ने वाले हैं, तो आप परेशान मत होइएगा। कुछ के नाम मैं बता रही हूँ, कुछ ऐसे हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम। तो ये सारी चीजें क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो अलग अलग काम करती हैं। ठीक है, द थ्री बेसिक कंपोनेंट ऑफ सेल, द सेल ऑफ ऑल द सेल्स आर, कुछ बेसिक कंपोनेंट जो सभी सेल में पाई जा रही हैं वो क्या है। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड वन इज न्यूक्लियस, एंड थर्ड वन इज साइटोप्लाज्म। ये तीनों बेसिक हैं जो कि सभी में पाई जाएंगी। ये देखिए सेल की मेम्ब्रेन हो गई, ये हो गई सेल की मेम्ब्रेन। ये सराउंडिंग में जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, ये देखिए साइटोप्लाज्म लिक्विड में बात की थी ना हमने प्रीवियस लेक्चर में, प्रोटोप्लाज्म, उसी टाइप सेल साइटोप्लाज्म हो गया ये, और एक न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं आगे, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन को ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात आती है तो आपके माइंड में एक मैप बनता होगा कि हाँ कोई चीज ऐसी बाउंड्री है उसकी, उसी बाउंड्री की बात कर रहे हैं, वही है सेल की मेम्ब्रेन। कोई सेल है वो बाहर से किस तरह कवरिंग हुई है उसकी, वही है सेल मेम्ब्रेन। या कि प्लाज्मा को जो कवर के रखा है, कवर करके रखी है प्लाज्मा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है,
सिलेक्टिवली परमेबल का मतलब ये होता है कि वो ऐसा नहीं है कि सभी को आने जाने देगा कि आप भी चले जाओ, नहीं, वो सिलेक्टेड क्या चीजें रिक्वायर्ड है सेल्स को, उसके अकॉर्डिंग वो उनको जाने के लिए परमिट करता है। बॉडी गार्ड देखे होंगे आप ना, बॉडी गार्ड, सॉरी गार्ड देखे होंगे ना घर के बाहर, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े इन द सेंस टाटा अंबानी अडानी ये लोगों के बाहर, अभी सबको तो जाने नहीं देंगे कि आप गेट के बाहर गए, अब मुझे भी मिलना है, नहीं, वो सिलेक्ट करेंगे कि हाँ आप जा सकते हो, आप नहीं जा सकते, ऐसे किसी को तो जाने देंगे। उसी प्रकार क्या है, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी क्या करती है, सिलेक्टिवली परमिएबल है, वो सिलेक्टेड लोगों को ही अंदर जाने देती है, मींस इट अलाउज और परमिट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये कुछ कुछ मटेरियल्स को ही परमिट करती है अंदर आने या फिर बाहर जाने के लिए। सेल मेम्ब्रेन इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कह सकते हैं। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि सेल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, जो मैंने हाईलाइट किया ये पॉइंट आप अच्छे से माइंड में रखिएगा। सिलेक्टिव परमेबल, अभी कोई पूछे आपसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या क्वेश्चन आ गया आपके एग्जाम में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नेचर क्या है, सिलेक्टिवली परमेबल, सबको नहीं आने जाने देता, वो स्पेसिफिक लोगों को आने जाने देता है। एंड सेल मेम्ब्रेन को और क्या कहते हैं, तो कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा लेमा। अब हम बात करते हैं, इट इज अ लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ ईच सेल, या क्या करती है, लिमिट करती है सभी सेल की बाउंड्री की। अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं हो तो सारी सेल एक दूसरे में मिली रहेंगी, तो आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे ना कि कौन सी ये दो सेल है या सिंगल सेल है, तो ये बाउंड्री बनाती है। which separate cytoplasm from its surrounding. It is found in both plant and animal cell. तो क्या होती है सेल मेम्ब्रेन, प्लांट्स एंड एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। अब लिमिट आपने आजू बाजू अपने घर पे देखा होगा, पड़ोसियों में, आपके घर के बाहर बाउंड्री बना देते हैं, पड़ोसी अपने घर के बाहर बाउंड्री बना देते हैं, तो लिमिट कर देते हैं अपनी एरिया की, ये मेरी एरिया है। अगर वो लिमिटेशन नहीं करेंगे तो कोई भी नया पर्सन आ रहा है उसको लगेगा सेम एक ही है, तो इसलिए वो बाउंड्री होती है जो सेल को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करती है कि ये अलग सेल है इंडिविजुअल एंड दिस इज अनदर सेल। इट इज द outermost covering of a cell in case of animals and lies below the cell wall in case of plant। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग एनिमल सेल की जो होती है वो होती है सेल मेम्ब्रेन, और इन प्लांट में क्या होता है, बिलो द सेल वॉल, सेल वॉल पाया जाता है प्लांट में, और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है। इन सब चीजों को हम आगे डिस्कस करेंगे कि एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, सेल वॉल क्या है कि एनिमल सेल में नहीं पाई जाती है, बट इन प्लांट सेल पाई जाती है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होता है ना, ये प्लांट की सेल वॉल के नीचे होता है, ये रही सेल वॉल सबसे आउटर कवरिंग, आफ्टर दैट सेल मेम्ब्रेन, ओके। बट इन एनिमल सेल, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है। एज पर द लिपिड मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड। अगर हम बात करें लिपिड मॉडल की कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किन किन कंपोनेंट से बना होता है, तो आप याद रखिएगा कि ये बना होता है प्रोटीन एंड लिपिड से मिलकर बना होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना होता है, प्रोटीन एंड लिपिड से, वेयर प्रोटीन्स आर सैंडविच बिटवीन बाई लेयर ऑफ लिपिड। सैंडविच आते ये तो दिमाग में आया होगा कि हाँ दो चीजों के बीच में रखी हुई है, जैसे ब्रेड के बीच में वेजिटेबल्स रख करके सैंडविच बनता है, आपने खाया भी होगा। तो इमेजिन करिए कि ये दो लिपिड की लेयर है ऊपर नीचे एंड बीच में प्रोटीन्स है, तो वो लिपिड लेयर जो होता है वो इसीलिए इसे कहते हैं कि लिपिड बाई लेयर की सैंडविच, सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं इसको। इस मॉडल को भी आगे देखते हैं कि कैसे, अभी हम आपको फिगर में डायग्राम में दिखाते हैं कि लिपिड बाई लेयर कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे बल लगा होता है, वो सब चीजें हम देखते हैं। अब हम देखते हैं सिंगर एंड निकोलसन। सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दिया था सैंडविच मॉडल को कि लिपिड बाई लेयर से कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी है, वो सारी चीजें। गिव द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, अगर क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और लिपिड किसने दिया था, तो सिंगर एंड निकोलसन साइंटिस्ट ने दिया था। हाईलाइटेड पॉइंट जो है इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। इट इज फ्लेक्सिबल एंड कैन बी फोल्डेड, ब्रोकन एंड रीयूनाइटेड। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बहुत फ्लेक्सिबल होती है,
फोल्ड हो सकती है, टूट भी सकती है। अगर अगर टूटी हुई है या कुछ उसके बीच में इंटरप्शंस हो गए हैं तो वो फिर से सेम आ सकती है कि हाँ जैसे जेली लाइक, कि आप उसको इंटरप्ट कर दिए बीच में, आप सोच रहे हो मैं इसको अलग कर रहा हूँ, बट सम टाइम आफ्टर वो फिर से उसी शेप में आ जाता है। अब हम बात करते हैं लिपिड बाई लेयर मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड बाई लेयर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये देखिए ये रही हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या है? लिपिड। अभी लिपिड का शेप मैं दिखाती हूँ कि कैसे बाई लेयर आप सोच रहे हैं। एक ये देखिए ये लिपिड का स्ट्रक्चर है। ये क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। और ये क्या होता है? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक मतलब ये होता है कि जो वाटर से, पानी से जिसको प्यार है, यहाँ पे पानी भरा हुआ है, ये सब पानी भरा हुआ है, इसको क्या है कि ये हेड रीजन, इसको हेड बोलते हैं, ये इसका क्या है? हेड है। हेड रीजन को क्या है कि वाटर से प्यार है। ये हो गया हेड, ये हो गया टेल। तो हेड रीजन जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक एंड टेल रीजन हाइड्रोफोबिक। इसलिए बीच में देखो छुप कर बैठे हैं सारे के सारे, ये देखो सारे के सारे छुपे हुए हैं और ये वाटर के कांटेक्ट में है। इस तरह ये ऊपर साइड पे भी एक लेयर ये रही, एक लेयर ये, तो इसीलिए कहते हैं ये रही इसकी बाई लेयर। बाई लेयर बनाता क्यों है? क्योंकि इसको पानी से डर लगता है। तो जो हाइड्रोफोबिक रीजन होता है, जो रीजन डरते हैं, वो एक दूसरे को छिपा के ऐसे मदद करते हैं कि आप भी मत डरो मैं भी। तो वो हाइड्रोफोबिक रीजन को सराउंडिंग में कर देते हैं और हाइड्रोफिलिक रीजन को मिडिल में। तो इस तरह से क्या बन जाता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए डिफरेंट टाइप के प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन सॉरी डिफरेंट टाइप के प्रोटीन इसमें एम्बेडेड हुए हुए हैं। और यही से ही एसिड मॉलिक्यूल्स को जिसको चाहेगा वो सेमी परमिएबिलिटी प्रोवाइड करेगा चैनल के थ्रू। इन ऑल दिस प्रोसेसेस होती है बहुत सारी इसमें, जिसमें एक्टिव प्रोसेस, पैसिव प्रोसेस, तो उस सब के अकॉर्डिंग क्या होती है, ये एग्जिट एंड एंट्री करती है मॉलिक्यूल्स की। आई होप स्ट्रक्चर समझ में आया होगा आपको। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। जैसा कि हम बात कर चुके हैं, ये मॉलिक्यूल्स को अंदर और बाहर आने जाने में मदद करता है। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डिस्टिंक्ट कंपोनेंट ऑफ द सेल। ये मेंटेन करके रखता है कि अलग अलग कंपोनेंट्स को, माइटोकॉन्ड्रिया को गोल्गी में कंबाइंड नहीं होने देगा कि दोनों एक साथ में गए, नहीं। तो वो मेंटेन करता है डिस्टिंक्ट कंपोजिशन को। Transcription of molecules across the plasma membrane. This can be done following ways. अब बात करते हैं कि होता कैसा है ये प्रोसेस। तो डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस के थ्रू। डिफ्यूजन डिफ्यूजन सुना होगा आपने, मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम वन एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। कोई चीज बहुत ज्यादा है, कोई चीज बहुत कम है, तो कम से ज्यादा की तरफ नहीं जाएगी चीजें, मोस्टली क्या है वो ज्यादा से कम की तरफ आएंगी। तो ये क्या है? डिफ्यूजन की प्रोसेस। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे मॉलिक्यूल है सॉल्यूट के, एंड यहाँ कोई मॉलिक्यूल नहीं है। तो ये देखिए एरो का निशान देखिए, सारे के सारे जिधर कम है या जिधर नहीं है उस साइड पे मूवमेंट कर रहे हैं। हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सॉल्यूट मॉलिक्यूल का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट को हम डिफ्यूजन कहते हैं। ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन ऑफ वाटर, वाटर के डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या है। तो डिफ्यूजन जब होता है तो उसमें किसी मेम्ब्रेन, कोई मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करता है। बट व्हेन ऑस्मोसिस की बात करते हैं हम, तो इसमें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, जो कि क्या है? हाँ वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी वही चीजें हैं कि हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होगी। ये देखिए बहुत सारे मॉलिक्यूल है, जो जहाँ पे कम मॉलिक्यूल है उस साइड पे मूवमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे होता है कि दोनों में सेम चीजें हैं, हाई टू लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट। डिफ्यूजन में किसी भी परमिएबल मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं है, कोई मेम्ब्रेन पार्टिसिपेट नहीं करता है। बट इन ऑस्मोसिस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन
पार्टिसिपेट करता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पार्टिसिपेशन हो रहा है इसमें। तो वही चीजें हैं डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस में। अब हम बात करते हैं ऑस्मोसिस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट। ऑस्मोसिस को हम डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, आप जानते हो कि सॉल्वेंट मतलब लिक्विड, जैसे कि पानी हो गया। सॉल्यूट मतलब जब आप पानी में शुगर डाल रहे हो, सॉल्ट डाल रहे हो, तो वो सॉल्यूट। तो वही है कि डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, जो वाटर मॉलिक्यूल का मूवमेंट है, सॉल्वेंट का मूवमेंट है, वही है ऑस्मोसिस। दो चीजें होती हैं, एक होता है एंड ऑस्मोसिस और एक होता है एक्सॉस्मोसिस। एंड ऑस्मोसिस किसे कहते हैं? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मूवमेंट इनटू द सेल इज कॉल्ड। सेल में सॉल्वेंट का मूवमेंट जो होता है, सेल के अंदर अगर मूवमेंट हो रहा है, ये रही सेल और ये सराउंडिंग से, सराउंडिंग से अगर सेल के अंदर मूवमेंट हो रहा है, एंडोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस क्या होता है? मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस, जैसे कि ये रही एक सेल, ठीक है। सेल से अगर मूवमेंट बाहर की तरफ हो रहा है, इंडोऑस्मोसिस होगा, नहीं एक्सोऑस्मोसिस होगा। अगर सेल में मूवमेंट हो रहा है, सराउंडिंग से चीजें सेल के अंदर जा रही है, तब होगा इंडोऑस्मोसिस। और जब सेल से सराउंडिंग में जा रही है, देन एक्सोऑस्मोसिस। कंफ्यूज्ड बिल्कुल मत होइएगा। इंडो मतलब इनसाइड द सेल, एक्सो मतलब सेल से आउटसाइड, आउटसाइड द सेल। ओके। अगर आपको लगे कि आप भूलने वाले हो या कुछ ऐसे, तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप रिवीजन के लिए यूज कर सकते हो पीपीटी को, ठीक है। अब हम देखते हैं ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। हमने समझा ही दिया है आपको, पीपीटी में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। क्या होता है कि ऑस्मोसिस में टेक प्लेस ओनली इन लिक्विड मीडियम में होता है और टेक्स प्लेस इन एनी मीडियम। डिफ्यूजन किसी भी मीडियम में हो सकता है। इस चार्ट को आप पीडीएफ से एक्सेस करके लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही इजी है। डिफ्यूजन में जैसे आप सेंट लगाते हो, तो आप तक ही वो सेंट नहीं रहता, पूरे एटमॉस्फेयर में, आपके रूम में, कमरे में फैलने लगता है, तो वो डिफ्यूज होकर जाता है। और अब बात करते हैं बॉडी सेल्स लूज वाटर टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। जब बॉडी से ऐसे समर में आपने देखा होगा स्वेट के थ्रू निकलता है, वो चीजें ऑस्मोसिस के थ्रू हो रही होंगी। तो ये चीजें आप वहां से देख लीजिएगा। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट आपके सिलेबस में नहीं है वैसे, बट आप देख सकते हैं। नो एनर्जी नीडेड, नो एटीपी रिक्वायर्ड इन पैसिव एंड इन एक्टिव। ये चीज आप देख लीजिए, बाकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आपको इतनी। एक्टिव में एनर्जी लगती है, एटीपी भी लगता है। पैसिव और एक्टिव का ये डिफरेंशिएशन अगर आप पढ़ना है तो आप पीडीएफ से देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन एंड इट्स इफेक्ट ऑन सेल। टाइप ऑफ सेल क्या है और उसका इफेक्ट क्या होता है सेल पे। ये देखिए, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। 3 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या हो रहा है, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक में क्या हो रहा है एंड हाइपोटोनिक में। डायग्राम आप देख रहे हैं कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि बाहर का कंसंट्रेशन जो है, सेल के अंदर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हाई टू लो जाने के लिए वो सराउंडिंग में जा रहा है। आइसोटोनिक में दोनों मीडियम में इक्वालिटी, इक्विलिब्रियम में है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल के अंदर चीजें जा रही हैं, यानी कि सेल के बाहर का जो कंसंट्रेशन है सॉल्यूट का, वो जाता है, ठीक है। ये पूरा इसका दिया हुआ है आपको, आप यहां से देख सकते हैं। आइसोटोनिक व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज इक्वल, जब इक्वल है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज मोर, जब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जो है वो सेल के बाहर ज्यादा है, तब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है वहां पे। और तो क्या होगी, सेल लॉसेस वाटर एंड बिकम प्लाज्मोलाइज्ड। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होगा कि सेल के अंदर का कंटेंट बाहर के कंटेंट के कंपैरिजन में, जो बाहर का सॉल्यूशन है वो हाइपरटोनिक है, तो क्या होगा कि जो सेल के अंदर की मटेरियल्स है वो बाहर की तरफ मूवमेंट करेंगे, जिसमें सेल क्या होगी, प्लाज्मोलाइज हो जाएगी। और सिंकिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म अवे फ्रॉम द सेल वॉल ड्यू टू एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर
एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं। सेल से सेल के सराउंडिंग में जा रहा है तो इसे एक्सोऑस्मोसिस बोल रहे हैं, और इसी को प्लाज्मोलाइज्ड भी बोलते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात करते हैं, जब ऑफ द सॉल्यूशन आउटसाइड द सेल इज रिलेशन, जब सेल के बाहर का जो कंसंट्रेशन होगा वो कम होगा और सेल के अंदर जो होगा वो ज्यादा होगा। ड्यू टू एक्सेस एंडोऑस्मोसिस सेल swells up and animal cell may be burst। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में होता यह है कि सेल ब्रस्ट कर जाती है और एनिमल की डेड सेल की डेड हो जाती है। तो अब आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बाकी आने वाले लेक्चर में पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनेल्स क्या है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में कौन से पाए जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेल्स, कौन से एनिमल में पाए जा रहे हैं। ये सब चीजों को हम आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।